अच्छा बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट किए हुए थे। हीमोस्टेसिस हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्लेटलेट्स का रोल स्टार्ट किया था। तो लेक्चर लास्ट टाइम लेट स्टार्ट हुआ था, इस वजह से रह गया था थोड़ा सा। अच्छा, अगर तो आप लोगों को लास्ट टाइम का लेक्चर समझ आ गया था तो हम वहीं से प्लेटलेट से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो। प्लेटलेट से स्टार्ट करें जहाँ पे छोड़ा था, क्योंकि उससे पहले वाले आई थिंक सारे क्लियर थे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। हीमोस्टेसिस के स्टेप्स, प्राइमरी आर्टिरियोलर वेजो कंस्ट्रिक्शन। हेलो बच्चों, हेलो। जी मैम। बच्चों, आप लोगों ने वहीं से स्टार्ट करना है कि कोई क्वेरी है किसी को? मैम आगे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने प्लेटलेट स्टार्ट किए थे कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। बेसिकली ब्लड सेल्स हैं, डिश शेप होते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम आपको स्लाइड बताई थी। और इसमें अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, दो टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर। एक को हम कहते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स और एक को हम कहते हैं डेंस ग्रेन्यूल या डेल्टा ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये दोनों एडिशंस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लेटलेट्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये स्लाइड भी आप लोगों को दिखाई थी। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आप देख लो। प्लेटलेट्स की शेप से आपको आइडिया हो रहा है कि प्लेटलेट्स किस शेप के होते हैं। अगर आप पेरिफेरल फिल्म पे देखो तो आपको प्लेटलेट्स, ये जो छोटे से डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, इस तरह नजर आते हैं प्लेटलेट्स आपको पेरिफेरल फिल्म पे। अच्छा, अब इंजरी के बाद क्या होता है, ये वाली स्लाइड भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जब कोई इंजरी होती है, आप खुद भी एक्सपीरियंस करते हो कि कोई भी वैस्कुलर इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स इमीडिएटली वहां पे जमा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स इनकाउंटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू सच एज वॉन विली फैक्टर and collagen. On contact with these protein, platelets undergo a sequence of reaction that culminate in the formation of platelet plug. ठीक है, ये वहीं से पीछे से चल रहा है जो सिलसिला हम लोगों ने पिछली दफा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और कोलेजन का पढ़ा था प्राइमरी हीमोस्टेसिस में। तो जब भी कोई ट्रॉमेटिक वेस्कुलर इंजरी के बाद प्लेटलेट्स सब एंडोथेलियल में ये जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और कोलेजन होता है, इससे प्लेटलेट्स का एक्सपोजर होता है और प्लेटलेट्स इनके साथ मिलते ही एक प्लेटलेट प्लग बना देता है, एक सॉर्ट ऑफ क्लॉट बना देता है। अच्छा, प्लेटलेट एडिशन किससे मीडिएट होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स की एडिशन को कंट्रोल करते हैं? ठीक है, प्लेटलेट्स एडिशन इज मीडिएटेड लार्जली बाय इंटरेक्शन विद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हमें पता है कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो इसकी लार्जली प्लेटलेट्स की जो एडिशन होती है वो ये मीडिएट करता है, कंट्रोल करता है, विच एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्लेटलेट सरफेस रिसेप्टर GP1B एंड एक्सपोज कोलेजन। एंड नोटेबल डिफिशिएंसीज ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, जिसको हम वॉन विलिब्रेंट डिजीज कहते हैं, ये GP1B, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ये दोनों एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं और इनमें ये जो फैक्टर होता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, इसकी डिफिशियंसी होती है। और जब इस फैक्टर की डिफिशियंसी होगी, ज़ाहिर है जब क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी। रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर अटेस्टिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर। ये डायग्राम भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी कि जब ये आप रिसेप्टर देख रहे हो, ये एक वेसल हमें दिखाई हुई है, एंडोथीलियम है। ठीक है, और इसके साथ ये रिसेप्टर्स अटैच हैं जिसको हम कह रहे हैं GP1B। जब इस फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो वॉन विलिब्रेंट, इस फैक्टर को कहते हैं हम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ठीक है, और इसके साथ GP1B रिसेप्टर आके अटैच होता है जो कि प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हैं येलो वाले, और यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे रिसेप्टर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे वॉन विलिब्रेंट डिजीज हम उसको कहते हैं। इस तरह प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर GP2B3 एक कॉम्प्लेक्स अटैच होता है, जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हम उसको कहते हैं ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया। और जब प्लेटलेट्स के ऊपर फैक्टर GP1B की डेफिशिएंसी होगी तो हम उसको कहते हैं बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। ये क्लिनिकल डिजीजेस हैं बच्चों, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए, एटलीस्ट MCQ के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि किस फैक्टर की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स रैपिडली चेंज शेप फॉलोइंग द एडिशन बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम स्मूथ डिस्क टू स्पाइकी सी अर्किन्स विद ग्रेटली इंक्रीज सरफेस एरिया। प्लेटलेट्स के अंदर ये खसूसियत होती है कि जब भी किसी जगह पे उनकी जरूरत होती है तो वो रैपिडली अपनी शेप चेंज कर लेते हैं सिचुएशन के मुताबिक। एंड दिस चेंज इज अकम्पनीड बाय ऑल्ट्रेशन इन ग्लाइकोप्रोटीन GP2B3 है, जो उसके ऊपर सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच थी वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं।
that increases its affinity for fibrinogen and by the translocation of negatively charged phospholipids to the platelet surface. These phospholipids bind calcium and serve as nucleation site for the assembly of coagulation factor complexes. So basically आपने याद रखना है कि ये प्लेटलेट्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स अटैच हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, और ये फिब्रिनोजेन जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एक फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, इसकी एफिनिटी को इंक्रीज करते हैं। फिर आगे प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन किस तरह से होती है, प्लेटलेट्स एक्टिव कैसे होंगे, कि वहां पे जमा कैसे होंगे। सिक्रीशन, रिलीज सिक्रीशन ऑफ ग्रेन्यूल कंटेंट्स अगर जो प्लेटलेट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स से जो हमने पढ़े थे अल्फा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स along with changes in their shape, और उनकी शेप कैसे चेंज होती है। these two events often refer to as together as platelets activation। इन दो फैक्टर्स को जब ये दो चीजें होंगी, जैसे सिक्रीशन ग्रेन्यूल्स कंटेंट्स होगी या प्लेटलेट्स की शेप चेंज होगी, ये दो इवेंट्स, इन दोनों को हम ऑल टुगेदर कहते हैं प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। प्लेटलेट्स एक्टिवेशन इज ट्रिगर्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कोगुलेशन फैक्टर, थ्रोम्बिन एंड एडीपी। ठीक है, ये कोगुलेशन फैक्टर थे, लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाए थे, थ्रोम्बिन एंड एडीपी। थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर रेफर्ड टू एज प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर which is switched on by a proteolytic cleavage carried out by thrombin। बेसिकली थ्रोम्बिन भी आपको पता है कि कोगुलेशन में रोल प्ले करता है। तो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन तब होगी जब कोगुलेशन फैक्टर, थ्रोम्बिन एंड एडीबी ब्लड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करेगा कि एक्टिवेट करेगा प्लेटलेट्स को थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर होगा थ्रोम्बिन के ऊपर अटैच होगा, ठीक है, प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर इसको कहते हैं। एंड विच इज स्विच्ड ऑन, ये कब स्विच्ड ऑन होता है, बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज कैरिड आउट बाय थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट करता है। एडीपी इज अ कंपोनेंट, अब एडीपी का बता रहे हैं कि एडीपी का क्या रोल होगा, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ डेंस बॉडी ग्रेन्यूल्स। ये दूसरा जो एक थ्रोम्बिन का बताया और वो जो दूसरा प्लेटलेट्स के अंदर डेल्टा ग्रेन्यूल्स या डेंस बॉडी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये उसका कंपोनेंट होता है। थस प्लेटलेट्स एक्टिवेशन एंड एडीपी रिलीज बेजेट्स एडिशनल राउंड ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन फिनोमेना रेफर्स टू एज रिक्रूटमेंट। जो हमने पहले डायग्राम स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट्स एक दूसरे के ऊपर रिक्रूट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, वो थ्रोम्बिन और एडीपी रिलीज की वजह से होते हैं। अच्छा, एस्पिरिन का क्या रोल होता है क्लॉटिंग में, हम देखते हैं कि एस्पिरिन का बेसिकली आपको पता ही है कि एस्पिरिन एक मेडिसिन है। ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ब्लड को थिन करती है, जो एक लेमैन हम यूज करते हैं ना ब्लड थिन करने के लिए। अच्छा, वो क्यों हम करते हैं, और उस बेसिकली जो उसका रोल होता है, हम तो कह देते हैं कि वो ब्लड को थिन कर रही है, लेकिन उसने ब्लड को थिन कैसे किया, उसने प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोका है। प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे मतलब क्लॉट बनेगा, और जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को रोकेगी वो चीज एस्पिरिन वो रोल प्ले करती है। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, अब यहाँ पे स्लाइड आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है बच्चों कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आल्सो प्रोड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2, अ पोटेंट इंड्यूसर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। अच्छा, आप लोगों को एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है कि आपको डिफरेंट फैक्टर्स लिखे होंगे, डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन लिखे होंगे, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा है पोटेंट इंड्यूसर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, कौन सा करता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है जो कि प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, और प्लेटलेट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिकली प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करता है, प्लेटलेट्स को जमा करता है। अब एस्पिरिन का क्या काम होता है कि एस्पिरिन जो होता है वो इसको इनहिबिट करेगा। इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्रोड्यूसेस अ माइल्ड ब्लीडिंग डिफेक्ट by inhibiting the cyclooxygenases, a platelet enzyme that is required for thromboxane A2 synthesis। ठीक है, एस्पिरिन ने बेसिकली इस एंजाइम को इनहिबिट करना है, साइक्लोऑक्सीजनेज, जो कि थ्रोम्बोक्सिन A2, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको बनाने में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो एस्पिरिन इनडायरेक्टली उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा जो कि प्लेटलेट्स एग्रीगेंट प्रोस्टाग्लैंडिन है। Although the phenomenon is less well characterized, it is also suspected that growth factor released from the platelets contribute to the repair of vessel wall following injuries। Growth factors भी रोल प्ले करते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन में और रिपेयर ऑफ वेसल वॉल में। अच्छा, अब ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसिथेनिया बच्चों, ये पीछे हमने डिजीज पढ़ी थी कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन फॉलोज देयर एक्टिवेशन। प्लेटलेट्स एक्टिवेशन के बाद प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है। और कंफर्मेशन चेंज इन द ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a दैट अकर्स विद प्लेटलेट्स एक्टिवेशन अलाउज बाइंडिंग ऑफ फिब्रिनोजेन। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a जो कि प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर अटैच होता है, ठीक है, जब इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है, जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं
तो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है जो उसके ऊपर अटैच है, उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, दे अलाउ बाइंडिंग ऑफ द फिब्रिनोजन, a large bivalent plasma polypeptide that form bridges between the adjacent platelets, ठीक है। एमसीक्यू आप लोगों को आ सकता है कि फिब्रिनोजन क्या होता है, तो फिब्रिनोजन बेसिकली एक पोलीपेप्टाइड है, प्लाज्मा पोलीपेप्टाइड, हम प्रोटीन के लिए वर्ड यूज करते हैं ना पोलीपेप्टाइड, तो फिब्रिनोजन एक प्लाज्मा पोलीपेप्टाइड है, ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट होती है, दैट फॉर्म ब्रिजेस बिटवीन एडजेसेंट प्लेटलेट्स, दो तीन या ज्यादा प्लेटलेट्स के बीच में ब्रिज बनाती है, उसको हम कहते हैं फिब्रिनोजन, ठीक है। तो फिब्रिनोजन का बेसिकली काम क्या है, इसने प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करना है, इसने क्लॉटिंग में हेल्पफुल रोल प्ले करना है। Predictably inherited deficiency of GP2B3 ये results in bleeding disorder called Glanzmann thrombasthenia, जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये उसमें हेल्पफुल रोल, अगर इस GP2B3 रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थेनिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। डेंटिस्ट्री में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिजीज एक क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है। और ग्लैंड्स थ्रोम्बस्थेनिया और बर्नार्ड सोलियर में दोनों में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, चाहे वो डेंटल ब्लीडिंग हो, दांतों से खून, गम से खून आ रहा है, या फिर एपिस्टेक्सिस हो, नाक से खून आ रहा है, या फिर मेनोरेजिया हो, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो। अच्छा, अब प्लेटलेट्स की कॉन्ट्रैक्शन वो किस तरह से हम पढ़ते हैं, कैसे होगी, द इनिशियल वेव ऑफ एग्रीगेशन इज रिवर्सिबल बट concurrent activation of thrombin stabilizes the platelet plug by causing further platelet activation and aggregation and by promoting irreversible platelets contraction। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स की जो शुरू में एग्रीगेशन होती है, किसी भी वेसल वॉल को इंजरी हुई, वहां प्लेटलेट्स आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब शुरू में ये प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं और साथ थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन होती है और थ्रोम्बिन मजीद इस प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, इन सब का ये काम है कि इन्होंने प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करना होता है, उसको वहां पे प्लेटलेट्स को जमा करना होता है, उसने वहां पे क्लॉट बनाना होता है, एंड बाय प्रोमोटिंग इरिवर्सिबल और लेकिन फर्दर वो कह रहा है कि जब इसको वो होता जाएगा, फर्दर प्लेटलेट्स एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन होती जाएगी, एंड बाय प्रोमोटिंग इरिवर्सिबल प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन, तो फिर एक स्टेज आती है कि वहां पे इरिवर्सिबल प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, अब वो दोबारा रिवर्स नहीं होगी, वो क्लॉट वहां परमानेंटली बनना शुरू हो जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। सो प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन, अब प्लेटलेट्स ज्यादा सारे हमने अब एक निज़ाम है, एक सिस्टम है कि अगर एक जगह पे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो रही है तो कोई उस पर चेक भी होना चाहिए ना, कि इतना सारा एग्रीगेशन ना हो जाए कि वहां पे एक परमानेंट क्लॉट बनना शुरू हो जाए, तो वो चेक किस तरह होगा। Platelets contraction is dependent on the cytoskeletal and consolidates the aggregated platelets. In parallel, thrombin also converts fibrinogen into insoluble fibrin, cementing the platelets in place and creating the definite secondary hemostatic plug. तो एक जगह पे अगर जब प्लेटलेट प्लग होगा, जमा हो जाएंगे ज्यादा सारे प्लेटलेट्स, तो हम कहेंगे कि इरिवर्सिबल प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन का प्रोडक्ट फिब्रिन, ठीक है, ये सब एक सीमेंट का रोल प्ले करते हैं प्लेटलेट्स को अपनी जगह पे मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो हम उस मजबूत प्लेटलेट प्लग को कहते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग। एक तो प्राइमरी होता है जिसको हम कहते हैं जो रिवर्सिबल है, ठीक है। जब सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग बन जाता है, एक मजबूत प्लेटलेट प्लग बन जाता है, तो जो कि थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन की मदद से, and entrapped red cells and leukocytes are also found in the hemostatic plug in part due to the adherence of the leukocytes to the p-selectin expressed on the activated platelets, ठीक है। ये पी सिलेक्टेंस वगैरह आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन में पढ़े हुए होंगे, ठीक है, मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन में कुछ अगर आप लोगों को याद आ रहा हो बच्चों। अब इस ये जो प्लेटलेट प्लग बनता है ना, हीमोस्टेट प्लेटलेट प्लग, इसमें वो कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड बच्चों आप लोगों के कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप लोग बेशक मुझसे एंड में पूछ लेना, क्योंकि ये हम अभी तक वही कवर कर रहे थे जो हमारा लास्ट टाइम लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ था, डेंटल मटेरियल का लेक्चर लेट फिनिश हुआ था, हमारा लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ था, तो उस वजह से ये कुछ स्लाइड्स रह गई थी, और पिछली दफ़ा इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, इस वजह से हम सही तरीके से नहीं कवर कर पाए थे उसको। अच्छा, ये आप लोगों की एक मैंने स्लाइड डेंटल से रिलेटेड ली है इंटरनेट से। नॉर्मली प्लेटलेट्स काउंट होता है हमारा 150 to 450,000, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 75,000 है तो कोई भी आप डेंटल प्रोसीजर कर सकते हो विदाउट एडिशनल सपोर्ट, ठीक है। आप पेशेंट का प्लेटलेट काउंट, सीबीसी जब पेशेंट का कंप्लीट ब्लड पिक्चर आप करवाते हो कोई भी डेंटल प्रोसीजर करने से पहले, अगर उसका काउंट 75,000 से ज्यादा है प्लेटलेट काउंट, तो आप इजीली कोई भी
एडिशनल सपोर्ट के बगैर कर सकते हो। अगर उसका प्लेटलेट काउंट 40,000 से 75,000 के बीच है, मतलब कम होता जा रहा है, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जरूरी हो जाती है बिटवीन द प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। और अगर 40,000 से लेस है, कोई भी इन्वेजिव डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। और कोई डेंटल इमरजेंसी है, देन आपको पहले पेशेंट के फिजिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए टू प्रोवाइड एनी सपोर्टिव मैयर, जैसे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर दें, कोई ब्लीडिंग रोकने के लिए कोई मेडिसिन वगैरह दे दें या हॉस्पिटलाइज कर दें। ठीक है। अब प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी को बच्चों हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट का वर्ड हम लोग यूज करते हैं बच्चों प्लेटलेट्स के लिए, और जहां पे भी पीनिया का वर्ड यूज हो जाता है इट मींस की डेफिशिएंसी। ठीक है। प्लेटलेट्स की जब डेफिशिएंसी होती है, ये मैंने वैसे ही आप लोगों की नॉलेज के लिए स्लाइड ली है बच्चों। ठीक है। ये प्लेटलेट्स की अगर किसी पर्सन को डेफिशिएंसी होती है, तो एक तो वो इजीली ब्लीड कर जाता है, फौरन खून निकलना शुरू हो जाता है, उसको ब्लीडिंग गम्स की भी प्रॉब्लम होती है, साथ नोज ब्लीड इजीली हो जाता है, और ब्रूज वगैरह, कोई चोट वगैरह अगर लगती है तो फौरन वहां पे ब्रूज बन जाता है। ठीक है। तो ये सब लो प्लेटलेट्स की निशानी होते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसके अलावा गम ब्लीड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, ये लेक्चर बच्चों था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हमारा रह गया था। आज का जो लेक्चर है बच्चों, दैट इज कोगुलेशन कैस्केड। ठीक है। कोगुलेशन कैस्केड, जैसे नाम से पता चल रहा है, कोगुलेशन क्या इवेंट, कैस्केड को हम यूज करते हैं जब हम कोई इवेंट के लिए वर्ड यूज कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर सीरीज ऑफ इवेंट। ठीक है। कोगुलेशन किस तरह से होगी, कैसे होगी, वो हम देखेंगे। अच्छा, जस्ट फॉर फन आप लोगों के लिए एक स्लाइड ली, इंटरनेट से ली थी, कि डेंटिस्ट, whenever you go to a dentist, इंशाल्लाह आप लोग सारे डेंटिस्ट बनोगे। whenever you go to a dentist, a dentist normally जब उसने आपके मुंह में सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाले होते हैं, he asks you how are you, और ऐसी आवाज आपके मुंह से निकल रही होती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है। लेकिन डेंटिस्ट को समझ आता है, जाता है आपका जवाब कि यस यू आर फाइन, ओके गुड गुड। सो नॉर्मली आप लोग भी इस तरह के करोगे जब आप लोग खैर से डेंटिस्ट बन जाओगे, फिर मुझे याद करना। अच्छा, नाउ बैक टू द टॉपिक बच्चों, रोल ऑफ कोगुलेशन कैस्केड। Coagulation cascade is a series of amplifying enzymatic reactions that lead to the deposition of insoluble fibrin clot. ठीक है। फिब्रिन हमने पीछे पढ़ा था कि फिब्रिन का बेसिकली फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, तो क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। अब कोगुलेशन कैस्केड बेसिकली सीरीज ऑफ एम्पलीफाइंग एंजाइमेटिक रिएक्शन है। एम्पलीफाइंग का मतलब होता है किसी चीज को तेज करना, फास्ट करना, स्पीड अप करना। बेसिकली कोगुलेशन कैस्केड एंजाइमेटिक रिएक्शंस का एक प्रोसेस होता है दैट लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ एन इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट, और इसकी मदद से एक इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट बनता है। And dependency of the clot formation on various factors differs in the laboratory test tube and in the blood vessels in vivo. वो कह रहे हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से होती है, आप अगर लेबोरेटरी में करें, टेस्ट ट्यूब में करें जिसको हम इन विट्रो कहते हैं, और अगर ब्लड वेसल में बॉडी के अंदर देखें इन वीवो, तो वो डिफरेंट होती है। ठीक है। और वो डिफरेंट क्लॉट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बच्चों, ये डायग्राम मैंने रॉबिन से उठाई थी, इसमें नीचे आप देख रहे हो लिखा हुआ है कोगुलेशन कैस्केड इन द लेबोरेटरी एंड इन वीवो। ठीक है। ये वाला इन लेबोरेटरी है कि लेबोरेटरी में चेक कर रहे हैं प्लाज्मा से के साथ इंटरेक्ट करा के एक एलिमेंट का कि क्लॉटिंग कैसे होगी, और यहाँ पे इन वीवो, ठीक है, वेसल, ह्यूमन बॉडी में जो वेसल होती है उसके अंदर किस तरह फिब्रिन क्लॉट बनता है। दोनों के अंदर फिब्रिन क्लॉट बनना है। फिब्रिन क्लॉट मतलब प्लेटलेट क्लॉट बनना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे में वो बता रहे हैं किस तरह से होगा। ठीक है। यहाँ पे जब लेबोरेटरी में आप करते हो तो दो तरह से पाथवेज चल रहे होते हैं, एक एक्सटेंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। अब इंट्रिंसिक पाथवे में किस तरह से होता है, जब पेशेंट के प्लाज्मा के साथ आप नेगेटिवली चार्ज कोई भी सरफेस इंटरेक्ट करवाते हो, जैसे कोई ग्लास बीड्स वगैरह। ठीक है। ये इन विट्रो हो रहा है। ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर आप कर रहे हो। ठीक है। फैक्टर 12A में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 12A का रोल ये होता है कि वो 11 को 11A में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये अब 12 से 12A, फिर 11 से 11A, फिर 11A का ये काम है कि वो 9 को फैक्टर 9A में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर अब एक्सटेंसिक पाथवे भी साथ साथ चल रहा होता है, टिश्यू फैक्टर। ठीक है। ये भी आप आगे पढ़ोगे कि ये कोगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। जैसे अब नीचे देखो कि क्लॉटिंग ए वाली फिगर में, क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड इन द लेबोरेटरी बाय एडिंग फॉस्फोलिपिड्स, कैल्शियम एंड ईदर अ नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस सच एज ग्लास बीड्स। ठीक है।
इस तरह से इनिशिएट होती है कि आप प्लाज्मा के अंदर या तो फॉस्फोलिपिड्स ऐड करो, कैल्शियम ऐड करो, या कोई भी नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस, कोई ग्लास बीड्स वगैरह ऐड करो, और अ सोर्स ऑफ टिश्यू फैक्टर ऐड करो, which is a sort which is a constituent of extrinsic pathway. ठीक है, टिश्यू फैक्टर बेसिकली कोगुलेशन में का इनिशिएटर होता है। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यू फैक्टर होता क्या है। अब टिश्यू फैक्टर कैसे एक्टिवेट होगा, जब फैक्टर 7 आके लगेगा टिश्यू फैक्टर के साथ, तो वो टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन के बाद 7A को कन्वर्ट कर देगा इनटू 10A, और साथ 5A फैक्टर भी उसमें रोल प्ले करता है। सो बेसिकली फैक्टर 10 विल बी कन्वर्टेड इनटू 10A विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 7A एंड 9A। ठीक है, और फैक्टर 10A ने फिर ये रोल प्ले करना है कि इसने प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है। थ्रोम्बिन ने फिर आगे से फिब्रिनोजिन को फिब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली आप लोगों ने ये इवेंट्स बच्चों इस तरह से याद रखने हैं कि जिस तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक तो टिश्यू फैक्टर वाला आपको याद होना चाहिए कि टिश्यू फैक्टर ने क्या करना है, फैक्टर ने 7 टिश्यू फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 7, ये सब क्लॉटिंग फैक्टर हैं, 12, 11, ये 7, 10, 9, 10A, ये सब क्लॉटिंग फैक्टर हैं। ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक्टिवेट होंगे तो क्लॉटिंग होगी। और जो लास्ट इवेंट होता है वो होता है कि थ्रोम्बिन की मदद से फिब्रिनोजिन फिब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब हमने लेबोरेटरी में देखा। अब हम इन वीवो देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हुआ। ये एक वेसल दिखाई हुई है, एक्सपोजर ऑफ टिश्यू फैक्टर। ठीक है, यहाँ वेस्कुलर डैमेज हुई, टिश्यू फैक्टर एक्सपोज हुआ। ठीक है, अब टिश्यू फैक्टर जब एक्सपोज हो गया तो उसने अब क्लॉटिंग करनी है, उसने 7 को 7A में कन्वर्ट किया। ठीक है, टिश्यू फैक्टर देखो उसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7A एक्सटेंसिक पाथवे में यूज हो रहा था। ठीक है, लेकिन टिश्यू फैक्टर यहाँ पे भी था। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू फैक्टर ने 7 को 7A में कन्वर्ट कर दिया, जो सेम एक्सटेंसिक पाथवे में था। फिर उसके बाद 7A ने क्या किया कि उसने 9 को फैक्टर को 9A में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये था कि उसने 9 के साथ मिल के उसने 10 फैक्टर को 10A में कन्वर्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख लो कि सेम उसी तरह जब 9A फैक्टर आया, जैसे यहाँ पे आया था, तो उसने 10 को 10A में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे सेम उसी तरह 10 को 10A में कन्वर्ट किया उसने। फिर 10A ने कैसे रोल प्ले किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन ने फिर फिब्रिन क्लॉट बनाया थ्रोम्बिन की मदद से। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, इनको आप अगर बुक में सेपरेटली करके भी लिखोगे, आम अपने मतलब मैथमेटिकल फिगर्स में जैसे 7, 8, 9 करके भी, तो आपको इजीली याद हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, इन वीवो स्टार्ट होता है टिश्यू फैक्टर से, और इन विट्रो या लेबोरेटरी में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं। एक्सट्रिंसिक स्टार्ट होगा टिश्यू फैक्टर से, और इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है फैक्टर 12 से। ये आपको याद होना चाहिए। फिर एमसीक्यू आपको आ सकता है कि टिश्यू फैक्टर की एक्टिवेशन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर करेगा, वो होगा फैक्टर 7। और टिश्यू फैक्टर कब एक्टिवेट होता है, जब वो फैक्टर 7A के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर इस तरह फाइनल कौन सा कन्वर्ट होता है, फाइनली फिब्रिनोजन फिब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स की आप लोगों को बच्चों, ये एक जिसे कह लो ना, एक ये पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी बच्चों। अच्छा, फिर यहाँ पे इन वीवो में उसने ये कहा था कि टिश्यू फैक्टर इज द मेजर इनिशिएटर ऑफ कोगुलेशन व्हिच इज एम्प्लीफाइड बाय द फीडबैक लूप्स इन्वॉल्विंग थ्रोम्बिन। ठीक है, और ये यहाँ से ये जो डॉटेड लाइंस हैं वो ये शो कर रही हैं कि ये टिश्यू फैक्टर बेसिकली एम्प्लीफाइड होते हैं, मतलब स्पीड अप होते हैं बाय फीडबैक लूप्स इन्वॉल्विंग थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बेसिकली इनको फीडबैक पीछे से भी एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ से भी स्पीड अप कर रहा होता है, एम्प्लीफाई कर रहा होता है। द रेड पॉलीपेप्टाइड्स आर इनएक्टिव फैक्टर, जितने भी रेड दिखाए हुए हैं ना, ठीक है, ये सब इनएक्टिव फैक्टर हैं। और डार्क ग्रीन पॉलीपेप्टाइड्स आर एक्टिव फैक्टर, जितने भी डार्क ग्रीन दिखाए हुए ना, ये एक्टिव फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये सारे एक्टिव फैक्टर्स हैं। तो एमसीक्यू आपको ये भी इस तरह भी आ सकता है कि जैसे जब टिश्यू फैक्टर 7A के साथ एक्टिव लग गया है तो ये फिर एक्टिव फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लाइट ग्रीन फैक्टर्स हैं बच्चों, दे नॉर्मली कॉरिस्पॉन्ड्स टू द को फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो लाइट ग्रीन फैक्टर्स, अब यहाँ पे सॉरी, ये जो ब्लूइश से आपको नजर आ रहे हैं, इनको ये डार्क ग्रीन पॉलीपेप्टाइड्स कह रहा है। ठीक है, और जो लाइट ग्रीन है इनको ये को फैक्टर्स कह रहा है। ये साथ बेसिकली को फैक्टर हैं, जो टिश्यू फैक्टर हैं ये सारे को फैक्टर हैं। टिश्यू फैक्टर है, ये 8A है, 5 है, ये सारे को फैक्टर्स हैं। टिश्यू फैक्टर बेसिकली एक को फैक्टर होता है। अच्छा, अब चेंजेस क्या होते हैं जो
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं बेसिकली, वो कह रहे हैं कि कोगुलेशन में एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर पे जाना नेसेसरी होता है, ठीक है। तो सारे आपस में एक डांसिंग इफेक्ट, जिस तरह वो कह रहा है कि कोगुलेशन फैक्टर से दूसरे पार्टनर तक टिश्यू फैक्टर किस कैसे जाके एक्टिवेट हुआ था, फैक्टर 7 की मदद से फैक्टर 7 ए में कन्वर्ट हो गया था टिश्यू फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ ऑपरेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ 10A के एंड में क्या हुआ था, कन्वर्ट हो गया था, और 10A जो था वो एक्टिव फैक्टर था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो उसने बताया भी हुआ है कि विच इन टर्न कन्वर्ट्स फैक्टर 2। अच्छा, फिर यहाँ पे जो वो कन्वर्ट हो गया फैक्टर 10A में, ये देखो 10A में कन्वर्ट हो गया। 10A ने अब क्या करना है कि इसने फैक्टर 2 में कन्वर्ट हो 10A जो है वो क्या करेगा, फैक्टर 2 को फैक्टर 2A में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर 2 इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो 10 है वो एक सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये आगे बता भी रहा है कि द इनिशियल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जैसे फैक्टर सब एक्टिव कोगुलेशन फैक्टर, ये एक एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा है। 10 है वो सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और फिर एक रिएक्शन एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर मतलब जो स्पीड अप कर रहा है उस प्रोसेस को, उसको हम कहते हैं टिश्यू फैक्टर। ये यहाँ पे ग्रीन कलर के जो ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये टिश्यू फैक्टर है। तो बेसिकली एक एंजाइम होगा, ठीक है, उसके साथ एक सबस्ट्रेट आके अटैच होगा और नीचे एक एक्सेलरेटिंग फैक्टर होगा जो कि स्पीड अप कर रहा है उस रिएक्शन को। ऑल असेंबल्ड ऑन अ प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड सरफेस, ये प्लेटलेट की सरफेस दिखाई हुई, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉस्फोलिपिड सरफेस। कैल्शियम आयंस होल्ड द असेंबल्ड कंपोनेंट्स टुगेदर एंड आर एसेंशियल फॉर द रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम आयंस छोटे छोटे से आप देख रहे हो अटैच हुए हैं, यहाँ पे भी ये छोटे छोटे से, ठीक है। ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, दे बेसिकली होल्ड द असेंबल्ड कंपोनेंट्स टुगेदर। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10A बिकम्स द प्रोटीएज, ये ठीक है। अब यहाँ पे 10A हो गया तो इट मींस इट इज द एक्टिवेटेड फैक्टर 10A नाउ, ठीक है। तो एक्टिवेटेड फैक्टर 10A becomes the protease for the second adjacent complex in the coagulation cascade, ठीक है। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10A है वो अब 2A के साथ एक हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एक स्पीड अप करेगा इस रिएक्शन को, कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन सबस्ट्रेट टू थ्रोम्बिन 2A। अच्छा बच्चों, एमसीक्यूज इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे फैक्टर 2 है ना उसको हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और फैक्टर 2A को हम थ्रोम्बिन कहते हैं। ये ब्रैकेट में देख लो, प्रोथ्रोम्बिन सबस्ट्रेट को 2 कहते हैं और थ्रोम्बिन को 2A कहते हैं। और ये 5A फैक्टर की हेल्प से यहाँ पे फैक्टर 5A जिसको ये पिंक कलर के ये जो रॉड से बने हुए, ठीक है, ये फैक्टर 5A है विच इज द रिएक्शन एक्सेलरेटर, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन एक्सेलरेटर टिश्यू फैक्टर था, ये ग्रीन वाले ब्लॉक्स देख लो, ये लंबे वाले, ठीक है। और जब 10A ने 2 को 2A में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे रिएक्शन एक्सेलरेटर वाज फैक्टर को फैक्टर 5A। यहाँ पे को फैक्टर था टिश्यू फैक्टर, यहाँ को फैक्टर है 5A, ठीक है। तो ये बच्चों आपने याद रखना है, फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, और जब वो 2A बन गया तो हम उसे कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन, और जब 2A बन गया तो हम उसे कहेंगे थ्रोम्बिन। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों एमसीक्यूज के हिसाब से भी याद रखा करो, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, ये सब यहाँ लिखा होता है लेकिन उसको बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, अब कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, वही स्टेप्स को हम थोड़ा सा जो मैंने आपको डायग्राम में बताए हैं वही थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ईच स्टेप रिक्वायर रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन एंजाइम, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, जो कि एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर होता है, ठीक है। अ सबस्ट्रेट व्हिच इज एन इनएक्टिव प्रो एंजाइम फॉर्म ऑफ अ कोगुलेशन फैक्टर। तो बेसिकली जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर होता है, ये जैसे फैक्टर यहाँ पे 7A था। उसके साथ जो आगे इनएक्टिव कोगुलेशन फैक्टर लगेगा, सारे कोगुलेशन फैक्टर हैं, ये भी कोगुलेशन फैक्टर है, ये भी कोगुलेशन फैक्टर है, ये भी कोगुलेशन फैक्टर है, लेकिन एक दूसरे को एम्पलीफाई स्पीड अप कर रहे हैं रिएक्शन को, साथ एक दूसरे के साथ हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। तो एक बेसिकली एक्टिव कोगुलेशन फैक्टर होता है, एक होता है इनएक्टिव कोगुलेशन फैक्टर। देन अ कोफैक्टर, अ रिएक्शन एक्सेलरेटर।
सो बेसिकली एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर होता है, सबस्ट्रेट होता है इनएक्टिव कोगुलेशन फैक्टर, और जो को-फैक्टर होता है दैट इज अ रिएक्शन एक्सेलरेटर. दीज कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड ऑन अ नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड सरफेस. जैसे ये डायग्राम आप लोगों ने देखी, ठीक है. रॉबिन साथ खोल लिया करो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाती है. ये नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड सरफेस है प्लेटलेट के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है विच इज प्रोवाइडेड बाय द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स. Assembly of reaction complexes also depends on the calcium, जो मैंने पीछे आपको दिखाए थे छोटे छोटे लॉन्ग की तरह के, which binds to gamma carboxylated glutamic acid residues that are present in factor 2, 7, 10, 9 and 10. ठीक है, कैल्शियम इन फैक्टर्स के ऊपर प्रेजेंट होगा. ठीक है, फैक्टर कौन से हैं, 2, 7, 9 एंड 10. ये भी एमसीक्यू आ सकता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है. कैल्शियम बाइंड करता है बेसिकली ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज के साथ, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर 2 के ऊपर, फैक्टर 7 के ऊपर, फैक्टर 9 के ऊपर और फैक्टर 10 के ऊपर. ये बच्चों याद करना होगा, ये भी एमसीक्यू आ सकता है आप लोगों को इस तरह का. The enzymatic reaction that produce the gamma carboxylated glutamic acid use vitamin K as a cofactor. अब ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शन जो कि ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं एज अ कोफैक्टर. ठीक है, अब विटामिन के भी आपको पता है कि क्लॉटिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जब भी विटामिन के की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है. एंड आर एंटेगोनाइज्ड बाय ड्रग्स सच एज कोमैडिन, अ वाइडली यूज्ड एंटीकोगुलेंट. ठीक है, सो ये भी आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है इस तरह का बच्चों, कि एंजाइमेटिक रिएक्शन जो कि ये ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये किस में रोल प्ले कर रहे हैं, सब ये कैल्शियम इनके साथ आके अटैच होता है और ये फैक्टर्स 2, 7, 9 और 10 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. और विटामिन के इनके साथ एक को फैक्टर के तौर पे अटैच होता है. और कौन सी ड्रग्स इस को एंटीकोगुलेंट रोल प्ले करेंगी, जैसे कोमेडिन एक ड्रग का वो यूज कर रहा है नाम, जो कि इस फैक्टर को इस एंटीकोगुलेंट रोल प्ले करेगी, इन सबको जाके खराब करेगी वहां पे. एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है बच्चों, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये सब क्लिनिकल लेबोरेटरीज में जो ये प्रोसीजर होता है ये एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे की मदद से होता है. ठीक है, अच्छा बच्चों, नॉर्मली आप लोग क्लिनिकल टर्म्स में जब कभी किसी पेशेंट की रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपने देखी हो तो हम कहते हैं पीटी और एपीटीटी एक पेशेंट का करवाना है. ठीक है, पीटी क्या स्टैंड फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम. ठीक है, ये सब हम क्लॉटिंग में, हम अभी कोगुलेशन वाला ही टॉपिक चल रहा है, तो पीटी का टर्म यूज करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए और एपीटीटी का टर्म हम यूज करते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के लिए. ठीक है, अब दोनों ने कोगुलेशन पेशेंट का कोगुलेशन स्टेटस, कोगुलेटिव प्रोफाइल का स्टेटस हमें बताना होता है इन दोनों फैक्टर्स में. पीटी का क्या काम होता है, दिस assesses the function of the proteins in the extrinsic pathway factor 2, 5, 7, 10 and fibrinogen. पीटी का ये काम है कि उसने ये जो असेस करता है एक्सटेंसिक पाथवे की प्रोटीन्स, ठीक है, फैक्टर्स 2, 5, 7, 9 एंड 10 एंड फिब्रिनोजेन का फंक्शन बताता है. ठीक है, पीटी अगर कम आ रहा है, एक पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम आ रहा है, तो इसका मतलब है फैक्टर 2, 5, 7, 10 एंड फिब्रिनोजेन में कोई मसला है. Tissue factor, phospholipids and calcium are added to the plasma and time for fibrin clot to form is recorded. जैसे मैंने पीछे आपको डायग्राम में बताया था कि साथ फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम वगैरह अटैच होते हैं और टिश्यू फैक्टर वगैरह, और इस प्रोसेस को एड करते हैं, इस प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं. अब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, एमसीक्यू आ सकता है कि पीटी के लिए कौन से फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होगी, तो हम कहेंगे कि एक पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिस्टर्ब है या कम हो गया. फैक्टर 2, 5, 7, 10 एंड फिब्रिनोजेन टिप्स पे याद होना चाहिए बच्चों. अब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम दूसरा टर्मिनोलॉजी है जो पेशेंट का हम कोगुलेशन प्रोफाइल में करवाते हैं. Partial thromboplastin time, it screens the function of the proteins in the intrinsic pathway factor 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2 and fibrinogen. ये भी बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एक पेशेंट का डिस्टर्ब होगा तो फैक्टर 12, 11, 9, 8, आप अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में देखते जाओ तो आप इस तरह से कर सकते हो कि फिब्रिनोजन दोनों में था. ठीक है, फैक्टर 2 भी, फैक्टर 2 इसमें है, पीटी एपीटीटी में हम यूज करते हैं, फैक्टर 5 भी एपीटीटी में यूज करते हैं, फैक्टर 10 पीटी में भी यूज करते हैं. ठीक है, फैक्टर 8 सिर्फ एपीटीटी में यूज करते हैं, फैक्टर 9, 11 और 12. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो कि पेशेंट का पीटीटी का स्टेटस हमें बताते हैं.
ठीक है। और ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये भी एमसीक्यू आप लोगों को आ सकता है इस तरह का, कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के कोगुलेशन फैक्टर से डील करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। और जो एपीटीटी है या पीटीटीटी है वो पेशेंट के इंट्रिंसिक पाथवे के कोगुलेशन फैक्टर से डील करता है। तो पीटी से एक्सट्रिंसिक याद रखना है, ये आप लोगों ने एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक याद रखना है। In this assay, clotting of the plasma is initiated by addition of the negatively charged particle, जैसे ग्राउंड ग्लास, पीछे मैंने आपको बताया था ग्राउंड ग्लास बीड्स ऐड करते हैं जब लेबोरेटरी में चेक करते हैं, और वो एक्टिवेट करती है फैक्टर 12 को, और फैक्टर 12 को हम हेगमैन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पीछे आप लोगों ने देखा था जब हमने स्टार्ट किया था फैक्टर 12, इसको हेगमैन फैक्टर भी कहते हैं, बुक में नीचे लिख लेना। ठीक है, अगर हेगमैन फैक्टर का पूछा वो तो आपको पता होना चाहिए कि वो फैक्टर 12 की बात कर रहा है। अच्छा, अब क्लॉटिंग फैक्टर जैसे हमने पढ़ा था पीछे, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसीज होती है, कुछ डिजीज होती हैं, इस तरह क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी कुछ डिजीजेस होती हैं। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसीज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 5, 7, 8, 9 and 10 are associated with moderate to severe bleeding disorder and prothrombic deficiency is likely incompatible with life। अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसीज होगी फैक्टर 5, 7, 8, 9 and 10, तो मॉडरेट और टू सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इन कंट्रास्ट फैक्टर 11 डेफिशिएंसी इज ओनली एसोसिएटेड विद माइल्ड ब्लीडिंग। ठीक है, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होगी तो माइल्ड ब्लीडिंग होगी, and individual with factor 12 deficiency do not bleed and in fact may be susceptible to thrombosis। और अगर फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी होगी किसी पेशेंट में तो वो पेशेंट ब्लीड नहीं करेगा, इनफैक्ट वो कह रहा है कि वो थ्रोम्बस भी बना देगा, मतलब क्लॉट भी बना देगा। फिर आगे वो कह रहा है कि पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ फैक्टर 12 deficiency may be explained by involvement of factor 12 in the fibrinolysis pathway। वो कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी बल्कि क्लॉट बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है। पैराडॉक्स मतलब ये होता है ना, कभी एक तरह का रोल प्ले कर रहा है, कभी दूसरा तरह का रोल प्ले कर रहा है। तो ये फिब्रिनोलिसिस पाथवे है, उसमें भी एक फैक्टर 12 रोल प्ले करता है। फैक्टर 12 फिब्रिनोलिसिस पाथ में भी रोल प्ले करता है। फिब्रिनोलिसिस पाथ पे बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। फिब्रिनोलाइसिस का मतलब ये होता है, जैसे फिब्रिन हमने पढ़ा था क्लॉटिंग में, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, जो चीज फिब्रिन को तोड़ेगी, फिब्रिनोलाइसिस पाथवे मतलब क्लॉट टूटने का पाथवे। While there is some evidence from the experimental model suggesting that factor 12 may promote thrombosis under certain circumstances, the relevance of these observations to human thrombotic disease remains to be determined। फिर वो पढ़ रहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर डिफिशिएंसीज इन ह्यूमन इट इज बिलीव दैट इन विवो। ठीक है, इन विवो मतलब पेशेंट के अंदर ह्यूमन बॉडी में फैक्टर 7A टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर ऑफ फैक्टर 9 एंड दैट फैक्टर 9A फैक्टर 8A कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर ऑफ फैक्टर 10A। बच्चों इसको हाईलाइट कर लो बुक में, ये एमसीक्यू आप लोगों को आ सकता है कि फैक्टर, ये पीछे हमने डायग्राम पढ़ी थी कि फैक्टर 7A एंड टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर ऑफ फैक्टर 9। पीछे अगर हम जाएं तो ये आप देख लो। ठीक है, फैक्टर 7A एंड टिश्यू फैक्टर, ये हम इन वीवो पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। फैक्टर 7A एंड टिश्यू फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 9 to 9A। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है, ये एक एमसीक्यू हो गया। ठीक है, दूसरा वो पूछ सकते हैं आपसे कि फैक्टर 9A एंड फैक्टर 8A कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर ऑफ फैक्टर 10। ठीक है, आप पीछे अगर देखो इसी डायग्राम में तो यहाँ पे फैक्टर 9A, ठीक है, और फैक्टर 8A, 8 और 9A दोनों के A, ठीक है, दे विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 to 10A। ठीक है, तो ये आप दोनों एमसीक्यू के हिसाब से याद रखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर 7A और टिश्यू फैक्टर रोल प्ले करता है फैक्टर 9 की एक्टिवेशन में, और फैक्टर 9A और 8A रोल प्ले करता है इन फैक्टर 10 की एक्टिवेशन में। The mild bleeding tendency seen in patients with factor 11 deficiency is likely explained by the ability of thrombin to activate factor 9 फैक्टर 11 बच्चों, ये 11 है। ठीक है, द माइल्ड ब्लीडिंग डिस्टेंडेंसी हमने पढ़ा था कि फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी अगर हो तो माइल्ड ब्लीडिंग होती है, और ये क्यों होती है, इज लाइकली एक्सप्लेन्ड बाय द एबिलिटी ऑफ द थ्रोम्बिन टू एक्टिवेट द फैक्टर 9 एज वेल एज द फैक्टर 5 and 8A, क्योंकि थ्रोम्बिन उसकी एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है।
और ये फीडबैक मैकेनिज्म जो पीछे डायग्राम में बताया हुआ है विच एम्पलीफाइज द कोगुलेशन कैस्केड, जो डॉटेड लाइंस मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, अब थोड़ा सा बच्चों थ्रोम्बिन देख लेते हैं कि थ्रोम्बिन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कि अमंग द कोगुलेशन फैक्टर थ्रोम्बिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट इट्स वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कंट्रोल डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ हीमोस्टेसिस एंड लिंक क्लॉटिंग टू द इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। ठीक है, थ्रोम्बिन को हमने पीछे काफी दफा वर्ड यूज कर लिया, सो आपको ये पता होना चाहिए कोगुलेशन फैक्टर में थ्रोम्बिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ हीमोस्टेसिस क्लॉटिंग में। ठीक है, एज वेल एज इन्फ्लेमेशन और रिपेयर के साथ इसका रोल होता है। थ्रोम्बिन ने क्या करना है, थ्रोम्बिन का आप लोगों को पता था, पीछे डायग्राम में हमने पढ़ा था कि इसने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया था एंड इट डायरेक्टली कन्वर्ट सॉल्युबल फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन मोनोमर्स दैट पॉलीमराइज इनटू एन इनसॉल्युबल क्लॉट। ठीक है, अब एक इनसॉल्युबल क्लॉट बन जाएगा एंड आल्सो एम्पलीफाइज द कोगुलेशन प्रोसेस। पीछे आपने वो जो डॉटेड लाइंस पढ़ी थी वो एम्पलीफाई करा था कोगुलेशन प्रोसेस को, नॉट ओनली बाय एक्टिवेटिंग फैक्टर 11 बट आल्सो बाय एक्टिवेटिंग टू क्रिटिकल कोफैक्टर फैक्टर 5 एंड 8 है। ठीक है, तो फैक्टर 11, 5 और 8 को भी के प्रोसेस को एम्पलीफाई भी करता है, मतलब तेज भी करता है। एक तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, दूसरा फैक्टर 5, 8 और 11 को एम्पलीफाई भी करता है। It also stabilizes the secondary hemostatic plug by activating factor 13 which covalently cross link fibrin। ठीक है, सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग बनाने में एक फैक्टर 13 यहाँ पे वो कह रहा है बच्चों, जो कि रोल प्ले करता है फिब्रिन के क्रॉस लिंकिंग में, मतलब उसको मजबूत बनाने में। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन में थ्रोम्बिन इज अ पोटेंट इंड्यूसर ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन, जैसे पीछे हमने पढ़ा, एंड एग्रीगेशन थ्रू इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग रिसेप्टर thereby linking platelet factor to coagulation। अच्छा, फिर प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स में भी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग रिसेप्टर आर आल्सो एक्सप्रेस ऑन द इन्फ्लेमेटरी सेल्स endothelium and other cell types and activation of these receptor is believed to mediate pro inflammatory effect। प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स जो कि इन सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू टिश्यू रिपेयर एंड एंजियोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा अब रोल ऑफ थ्रोम्बिन यहाँ इस डायग्राम में भी बताया हुआ है इन हीमोस्टेसिस एंड सेलुलर एक्टिवेशन। कोई भी डायग्राम पढ़ा करो बच्चों, उसका नीचे जो लाइंस लिखी होती हैं वो जरूर पढ़ा करो। ठीक है, ऐसे खाली डायग्राम जब तक आप नीचे से उसका डिस्क्रिप्शन ना पढ़े। अब यहाँ लिखा हुआ है कि थ्रोम्बिन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन जनरेटिंग क्रॉस लिंक फाइब्रिन्स बाय क्लीविंग द फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। थ्रोम्बिन ने क्या करा था, उसने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया था, एज वेल एज एक्टिवेटिंग सेवरल अदर कोगुलेशन फैक्टर जो पीछे हमने पढ़े। ठीक है, थ्रू प्रोटीएज एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जिसका PAR वो वर्ड यूज कर रहा है, थ्रोम्बिन आल्सो मॉड्यूलेट्स सेवरल सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रोम्बिन बीच में लिखा हुआ है, थ्रोम्बिन क्या क्या कर रहा है, न्यूट्रोफिल एडिशन में हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है, मोनोसाइट की एक्टिवेशन में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो कि स्मूथ मसल सेल्स के साथ यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो कि स्मूथ मसल सेल्स के रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बिन लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन कर रहा है, इसके अलावा एंडोथीलियम की एक्टिवेशन कर रहा है, एंडोथीलियम पे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा थ्रोम्बिन प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन में टिश्यू थ्रोम्बोक्सिन A2 जो पीछे हमने पढ़ा था वो रोल प्ले करती है, और ये सब फिब्रिन, यहाँ पे देखो फिब्रिन जमा हो रहा है ये ब्लू कलर का। ठीक है, क्लॉट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंजरी हुई थी। ठीक है, ये आप देख रहे हो छोटे छोटे से, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाता है। सो थ्रोम्बिन बेसिकली क्या करता है कि इट डायरेक्टली इंड्यूसेस प्लेटलेट एग्रीगेशन। एक तो डायरेक्टली प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर रहा है, ये एक एरो आप देख रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, थ्रोम्बोजेन A2 की प्रोडक्शन भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यहाँ से यहाँ। थ्रोम्बोजेन A2 हमने पीछे पढ़ा था, एक कोगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा एक्टिवेट कर रहा है एंडोथीलियल सेल्स की एक्टिवेशन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, थ्रोम्बिन के फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, आप लोग इस डायग्राम को याद कर लो तो आप लोगों को इसके सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे। इसके अलावा क्या कर रहा है, and activates endothelial cells which respond by expressing the adhesion molecules। अच्छा, adhesion molecules ये प्रोड्यूस करते हैं, एंडोथीलियल एक्टिवेशन इस तरह से होती है। ठीक है, इसके अलावा वैरायटी ऑफ फिब्रिनोलिटिक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड साइटोकाइन मीडिएटर। ठीक है, एंडोथीलियल जब एक्टिवेशन होती है बच्चों तो ये फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, TPA, PGI2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बेसिकली फिब्रिनोलिटिक पाथवे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्लॉट को तोड़ते हैं। तो इसने एंडोथीलियल एक्टिवेशन की, आगे एंडोथीलियम ये फैक्टर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये वो आगे बताएगा, यहाँ पे उसने एरोस बता के समझाने के लिए बताए मैं।
अच्छा, थ्रोम्बिन का एक और रोल ये है कि थ्रोम्बिन आल्सो डायरेक्टली एक्टिवेट्स लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको डायरेक्टली एक्टिवेट भी करता है, ठीक है। तो ये कुछ रोल्स इसके आपको याद होने चाहिए कि एक तो लीकोसाइट्स को एक्टिवेट किया, व्हाइट ब्लड सेल्स को, ये लिम्फोसाइट भी एक व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। ये 3 तरह के यहाँ दिखाए हुए हैं। एंडोथेलियम की एक्टिवेशन करता है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करता है, थ्रोम्बोफिब्रिन डायरेक्ट एक्टिवेट करता है। अच्छा, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट किस तरह से करेगा? रिमार्केबली अपॉन एनकाउंटरिंग नॉर्मल एंडोथेलियम, थ्रोम्बिंग चेंजेस फ्रॉम अ प्रोकोगुलेंट टू एन एंटीकोगुलेंट, ठीक है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था upon encountering the normal endothelium, thrombin changes from a procoagulant to an anticoagulant. This reversal in function prevents clotting from extending beyond the site of vascular injury. ठीक है। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब नॉर्मली यहाँ पे तो इंजर्ड एंडोथीलियल सेल था ना, मतलब इंजरी हुई हुई थी। यहाँ पे नॉर्मल एंडोथीलियम पे वो क्या कर रहा है थ्रोम्बिन, कि वो फिब्रिनोलिटिक फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे टिश्यू प्लाज्मिनेशन एक्टिवेटर, PGI2, नाइट्रोसेन, ये सब फिब्रिनोलिटिक फैक्टर हैं जो कि क्लॉट तोड़ेंगे, मतलब ये एक्सेसिव क्लॉटिंग को रोकेंगे और सिर्फ उसी साइड पे वेस्कुलर इंजरी पे ही क्लॉट बनाएंगे, कहीं और नहीं बनाएंगे। तो इन फिब्रिनोलिटिक पाथ पे बेसिकली एक चेक सिस्टम रखा होता है, तो थ्रोम्बिन नॉर्मल एंडोथेलियम के ऊपर ये रोल भी प्ले करता है। अच्छा, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कोगुलेशन को लिमिट करते हैं? Once initiated coagulation must be restricted to the site of vascular injury to prevent deleterious consequences। मतलब क्लॉट को, कोगुलेशन को वेस्कुलर इंजरी की जगह पे ही होना चाहिए, उसी साइड पे होना चाहिए। तो वन लिमिटिंग फैक्टर इज सिंपल डाइल्यूशन। ब्लड फ्लोइंग पास द साइट ऑफ इंजरी वॉशेस आउट एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर व्हिच आर रैपिडली रिमूव्ड बाय द लिवर। तो एक लिमिटिंग फैक्टर तो है कि आप सिंपल डाइल्यूशन कर दें, ब्लड अगर डाइल्यूट होगा तो वो ज्यादा सारे एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर्स को वॉश आउट कर देगा, ठीक है। सेकंड क्या है? एक तो सिंपल डाइल्यूशन हो गई ब्लड की, सेकंड ये है इज द रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड which are mainly provided by the platelets that have been activated by contact with subendothelial matrix at site of vascular injury। सेकंड ये है कि वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स की रिक्रूटमेंट हो, ठीक है, जो कि प्लेटलेट्स ही प्रोवाइड करेंगे। और वो कब एक्टिवेट होते हैं? बाय कांटेक्ट विद सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स एट द साइट ऑफ वैस्कुलर इंजरी, ठीक है। ये दो फैक्टर, एक तो ब्लड की डाइल्यूशन, दूसरा रिक्रूटमेंट हो वहां पे नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स की। However, the most important counter-regulatory mechanism involves factors that are expressed by the intact endothelium adjacent to the site of injury। ठीक है, जो पीछे डायग्राम में बताया था, जब इंटैक्ट एंडोथेलियम प्रोड्यूस करती है, ये इंटैक्ट है, ठीक है, जो अभी इंजर्ड नहीं हुई हुई है। अच्छा, फिर एक्टिवेशन ऑफ द कोगुलेशन कैस्केड आल्सो सेट्स इनटू मोशन अ फिब्रिनोलिटिक कैस्केड। जैसे हमने पढ़ा था कि कोगुलेशन कैस्केड होता है, इस तरह एक फिब्रिनोलिटिक कैस्केड भी होता है दैट लिमिट्स द साइज ऑफ द क्लॉट। इसका काम ये है कि इसने क्लॉट के साइज को लिमिटेड रखना है, एक्सेसिव क्लॉटिंग होने से रोकना है, एंड कंट्रीब्यूट्स टू इट्स लेटर डिसोल्यूशन। पीछे बच्चों मैंने आप लोगों को बताए थे, 3 चीजें बताई थी आप लोगों को। एक बताया था TPA, एक PGI2 और एक नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या रोल प्ले कर रहे थे? फिब्रिनोलिटिक पाथवे में रोल प्ले कर रहे थे। अब यहाँ पे एक फिब्रिनोलिटिक पाथवे दिखाया हुआ, एक डायग्राम बताई हुई है, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम इलिस्ट्रेटिंग वेरियस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर्स, ठीक है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स का बेसिकली ये काम है कि इन्होंने क्लॉट को तोड़ना है, ठीक है। और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर क्या करेंगे कि वो क्लॉट तोड़ने से रोकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो येलो कलर के प्लेटलेट्स हैं, साथ ये रेड से प्लाज्मिन बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बड़े से ये जो राउंडेड्स हैं ये प्लाज्मिन है और ये प्लाज्मिनोजन है, ठीक है। ये सब मिलके क्या कर रहे थे, और ये फिब्रिन क्लॉट है, ये सब मिलके क्या कर रहे थे? क्लॉट बना रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? फिब्रिनोजन हाँ, फिब्रिन से फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ये एंडोथेलियम ब्लड वेसल वॉल दिखाई हुई है, ब्लड के अंदर देखो अल्फा एंटी प्लाज्मिन प्लाज्मिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। फ्री प्लाज्मिन भी होता है, ये फ्री प्लाज्मिन है, ठीक है। इसके अलावा अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन भी होते हैं, ठीक है। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन एंड यूरोकाइनेज एंडोथेलियम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये दो फैक्टर, एंडोथेलियम, ठीक है। अब इनका ये काम है कि इन लोगों ने इस क्लॉट को बनने से रोकना है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ने। और इस फैक्टर को, ये डॉटेड लाइन ये आप देख रहे हो, और यहाँ पे आप थ्रोम्बिन देख रहे हो, थ्रोम्बिन एंडोथेलियल सेल्स पे एक्ट कर रही थी तो वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोड्यूस कर रहा था। ये एरो ऐसे चल रहा है, इसने थ्रोम्बिन एंडोथेलियल सेल्स पे एक्ट करती है, फिर वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोड्यूस करता है और फिर वो क्लॉट के ऊपर एक्ट करेगी, उसको तोड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब इस प्रोसेस को रोकेगा कौन? इनहिबिटर, ठीक है।
यहाँ क्रॉस बना हुआ है, वो क्लॉट को तोड़ने से रोकेगा, ठीक है। मतलब थ्रोम्बिन ये प्रोड्यूस कर रही है टीपीए, टीपीए फाइब्रिन क्लॉट को तोड़ है, फाइब्रिन क्लॉट को तोड़ने से रोक रहा है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर। तो फिब्रिनोलिटिक पाथवे इस तरह से वर्क करता है बच्चों। Fibrinolysis is largely accomplished through the enzymatic activity of plasmin, which breaks down fibrin and interfere with its polymerization. यहाँ पे आप देख रहे हो प्लाज्मिन अटैच है, फ्री प्लाज्मिन, ये प्लाज्मिन क्लॉट के साथ आके अटैच हो गए। प्लाज्मिन का बेसिकली क्या काम है, प्लाज्मिन ने क्या करना है, फिब्रिनोलाइसिस को लार्जली अकॉम्प्लिश करता है, ठीक है, लार्ज रोल प्ले करता है। इट ब्रेक्स डाउन द फिब्रिन एंड इंटरफेयर विद इट्स पॉलीमराइजेशन। आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिन का क्या रोल होता है। सो प्लाज्मिन बेसिकली फिब्रिन की ब्रेक डाउन करती है, क्लॉट की ब्रेक डाउन करती है। अब हम फिब्रिनोलाइसिस पढ़ रहे हैं, हमने पहले पढ़ लिया क्लॉट बन गया, कोगुलेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं कि क्लॉट को तोड़ेगा कौन, प्लाज्मिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉट तोड़ने में। An elevated level of breakdown products of fibrinogen, which are called fibrin split products, most notably हम fibrin derived D dimers भी उनको कहते हैं, are useful clinical marker of several thrombotic states, ठीक है। An elevated level of, दोबारा इस लाइन को अगर आप देखें, an elevated level of breakdown products of fibrinogen, फिब्रिनोजन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स इनको हम फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। दे आर यूजफुल क्लिनिकल मार्कर ऑफ सेवरल थ्रोम्बोटिक स्टेट्स, ठीक है। डी डाइमर्स, एक पेशेंट का आपको कोई कहे कि डी डाइमर्स इसके करवाने हैं, इसका मतलब होता है कि आपने उसका चेक करना है कि पेशेंट के अंदर कितनी थ्रोम्बिन बनाने की टेंडेंसी है, क्लॉटिंग की कितनी टेंडेंसी है। अगर किसी पेशेंट के, जिस तरह नॉर्मली प्रेगनेंसी वगैरह में डी डाइमर्स गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मली चेक करवाती है, वो इसलिए कि पेशेंट के अंदर कितनी क्लॉटिंग की टेंडेंसी है, कि वो कितना, अगर उसके अंदर कोगुलेशन फैक्टर किसी की कमी है, थ्रोम्बिन की कमी है या फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट की कमी है, तो वो ब्लीड कर जाएगा। प्लाज्मिन अब कहाँ से जनरेट होता है, प्लाज्मिन इज जनरेटेड बाय एंजाइमेटिक कैटाबोलिज्म ऑफ इनएक्टिव सर्कुलेटिंग प्रिकर्सर प्लाज्मिनोजन, ईदर बाय फैक्टर 12 डिपेंडेंट पाथवे, ठीक है, और बाय प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। तो प्लाज्मिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, प्लाज्मिनोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये प्लाज्मिन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मिनोजेंस, ये लंबे वाले, ठीक है। और प्लाज्मिनोजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब हम देख लेते हैं कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या है। The most important plasminogen activator is tissue plasminogen activator. It is synthesized primarily by endothelium, as most active when bound to the fibrin. अब इस डायग्राम में देखो, ठीक है, ये एक्टिव कब होगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मिनोजन, ठीक है। ये एमसीक्यू बच्चों आपको आ सकता है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंडोथीलियम इसको प्रोड्यूस करती है, ये देखो एंडोथीलियम, वेसल की वॉल, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिब्रिन क्लॉट के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। एक्टिव कब होगा, जब ये फिब्रिन के साथ अटैच होगा। This characteristics makes tissue plasminogen activator a useful therapeutic agent, since its fibrinolytic activity is largely confined to the sites of recent thrombosis, ठीक है। एक जगह पे जब recent thrombosis हुई होती है, क्लॉट बनना होता है, वहां पे ये एक थेराप्यूटिक का काम करता है, ठीक है। इसने देखना होता है कि क्लॉट उसी जगह पे बने हैं जहां जहां उसकी जरूरत थी, और एक्सेसिव जगह पे क्लॉटिंग ना हो। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को हम यूजफुल थेराप्यूटिक एजेंट पे भी यूज कर सकते हैं। वंस एक्टिवेटेड, प्लाज्मिन इन टर्न tightly controlled by counter regulatory factors such as alpha 2 plasmin inhibitor, a plasma protein that binds and rapidly inhibits the free plasmin। अच्छा, यहाँ डायग्राम में देखो अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन दिए हुए, ठीक है। अब ये एंटी प्लाज्मिन बेसिकली बच्चों, ये प्लाज्मिन इनहिबिटर्स, ठीक है, ये वाले एंटी प्लाज्मिन, ये प्लाज्मिन इनहिबिटर्स, ठीक है, ये प्लाज्मिन के ऊपर चेक रखते हैं, ठीक है, ताकि ताकि प्लाज्मा प्रोटीन, और ये प्लाज्मिन इनहिबिटर क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन दैट बाइंड एंड रैपिडली इनहिबिट्स द फ्री प्लाज्मिन, ठीक है, क्योंकि इनहिबिटर इसका नाम है, तो ये प्लाज्मिन को इनहिबिट करेगा। अच्छा बच्चों, आज से रिलेटेड क्वेरी में मैंने कुछ डेंटिस्ट्री की डायग्राम्स आप लोगों के लिए लगाई थी, ठीक है। और डेंटिस्ट अगर आप देखो तो डेंटिस्ट के लिए कोगुलेशन, फिब्रिनोलिटिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक डेंटिस्ट के लिए पीटी एपीटीटी कराना पेशेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर करने से पहले एक पेशेंट की ब्लीडिंग प्रोफाइल, क्लॉटिंग प्रोफाइल का हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक छोटी सी ओरल कैविटी से डील कर रहे हो जहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर ऑर्गन है ये, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमारे गम्स हैं, ये म्यूकोजा है, फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर करने से पहले एक पेशेंट की क्लॉटिंग, कोगुलेशन,
क्लॉटिंग फैक्टर्स हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वॉन विलीब्रेंड डिजीज जो हमने पढ़ा था कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी से होती है और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी भी अगर हो, ठीक है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होता है कि इसमें इजी ब्रूजिंग, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ब्लीडिंग होती है, पेटिकी एंड परपरा फॉर्मेशन होता है। इसमें ब्लीडिंग टाइम पेशेंट का प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को VWF वॉन विलीब्रेंड डिजीज की डेफिशिएंसी है तो उसका ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। उसका क्लॉटिंग टाइम, कोगुलेशन टाइम नॉर्मल होगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टर 8 माइल्ड डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग फिर भी कर देता है, ठीक है, माइल्ड फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। और प्लेटलेट काउंट उसका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम होता है, नॉर्मल प्लेटलेट होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है बच्चों। ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को हमने कोगुलेशन कैस्केड और फिब्रिनोलिटिक पाथवे में पढ़ी हैं बच्चों। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है, ठीक है, आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ किसको कोई मसला हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ एंडोथेलियम एंड हेमरेजिक डिसऑर्डर। सैटरडे को मेरी आप लोगों के साथ क्लास होगी, इंशाल्लाह हम लोग ये डिस्कस करेंगे। किसी को कोई भी इस टॉपिक में कोई क्वेरी है, कोई मसला है? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन अगर पहले से ही हो देन एस्पिरिन इफेक्ट क्यों करी है? ऑल्दो दे इनहिबिट एंजाइम दे हेल्प इन, मगर ऑलरेडी तो एग्रीगेशन उसे कैसे इनहिबिट करेगा? बच्चे, एस्पिरिन का काम ही होता है, ठीक है, कि एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करती है, ठीक है, और ये वहां जाके ब्लड को थिन करेगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करता है, ठीक है। और एक्सेसिव एस्पिरिन भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कॉज करता है। अच्छा, यहाँ एक बच्चे ने लिखा है कि डेथ हो सकती है। अच्छा हाँ बच्चे, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि एस्पिरिन का एक्सेसिव यूज भी ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई क्वेरी है इधर मैसेज में पूछो। अच्छा बच्चों, जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं जो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट कर लिया करो। बच्चे, प्लेटलेट डेफिशिएंसी से डेथ नहीं होती, डेथ नहीं होती, प्लेटलेट डेफिशिएंसी से नहीं होती है, ठीक है। प्लेटलेट डेफिशिएंसी जब आपको हो तो आपको ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग से मतलब डेथ हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। लेकिन आप पेशेंट का प्रोफाइल टाइम से अगर करा लो तो आपको उसका पता चल जाता है। जैसे डी डाइमर्स एक प्रेग्नेंट फीमेल में करवाते हैं देखने के लिए उसका थ्रोम्बोटिक स्टेटस, ठीक है। अगर डी डाइमर्स कम होते हैं तो पहले से ब्लड का अरेंजमेंट करवा के रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मली प्लेटलेट ब्लीडिंग हेमरेज वगैरह का चांस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। और जितने भी ये मैंने फैक्टर्स पढ़ाए हैं बच्चों, इनको पेपर पे लिखो अलग करके, हर फैक्टर। जैसे पीटी है तो वो किस पाथवे से डील करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर से। एपीटीटी है, इट डील्स विद द इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को अपने पास साइड पे हाईलाइट करके बुक पे भी लिखो, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। और किसी को अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, सैटरडे को मैं लेक्चर लूंगी, हेमरेजिक डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, रोल ऑफ एंडोथेलियम पढ़ेंगे, वो उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी को अपने पास इस टॉपिक को पढ़ो, अगर कोई मसला होता है फिर दोबारा पूछो, ठीक है। और अपने माइंड में जो भी क्वेरी रखो, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने इसको डेंटिस्ट्री के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है।
तो आप लोगों के जो ओरल कैविटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, आप पढ़ते होगे अपने ओरल पैथोलॉजी जो भी पढ़ते हो, ठीक है, उसके लिए भी साथ इसको देखा करो कि अगर ये जिस तरह अगर आपको डॉक्टर आप पढ़ो कहीं क्लिनिकल साइट पे आप लोग देखोगे पीटी एपीटी कराना, ठीक है, किसी भी पेशेंट के ये जो क्लिनिकल डिसऑर्डर जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा जो लेक्चर ये क्या लिखा है बच्चे आपने क्या? अच्छा ओरल पैथोलॉजी नेक्स्ट ईयर होगी आपको, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जो ये चीज़ें हैं जो हम ओरल पैथोलॉजी की बेसिस बनेगी, ठीक है। आप लोगों को ये पढ़ाने का इसीलिए मकसद होता है, इन्फ्लेमेशन आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को जनरल पैथोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें इनका पता हो इनकी बेसिस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एडीमा आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी डिसऑर्डर होगा, जैसे कोई भी बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट का डिसऑर्डर होगा तो एडीमा होगा। आपको पता होना चाहिए कि हाइपरीमिया क्या होता है, कंजेशन क्या होता है, ठीक है बच्चे। कोरोना तो मुझे भी नहीं पता कब खत्म होगा, लेकिन अल्लाह करे कि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब आई वांट टू सी दिस क्लास, मैंने कभी आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है। आई एम रियली ईगर टू सी ऑल दी स्टूडेंट्स। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो मज़े के। अच्छा और बुक जाके पढ़नी है बच्चों, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है, ठीक है। और जी बच्चों आप लोगों की बहुत अच्छी क्लास है, खामोशी से बैठे रहते हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और नहीं बच्चे ये सैटरडे तक नहीं है चैप्टर, सैटरडे को तो हम हेमरेजिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर आगे थ्रोम्बोसिस है टॉपिक, फिर एम्बोलिज्म है, इन्फॉक्शन है और शॉक है, ठीक है। सैटरडे को हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे जिसमें हम हेमरेजिक डिसऑर्डर का थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हमने पढ़ना है रोल ऑफ एंडोथीलियम, यहाँ से बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। रोल ऑफ एंडोथीलियम एंड साथ हेमरेजिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ये 10-12 स्लाइड्स हैं बच्चों, ज़्यादा स्लाइड्स नहीं हैं ये, ठीक है। और मैं देखूंगी डेंटिस्ट्री के कोई मुझे स्लाइड्स मिले हेमरेजिक डिसऑर्डर के लिए तो वो भी मैं कॉपी पेस्ट करके लाऊंगी, ठीक है बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, रियली कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स। एंड कोई अगर किसी को क्वेश्चन हो यू आर फील फ्री टू आस्क, ठीक है, कोई भी पूछ लिया करो, ठीक है। और एक दफ़ा जाके इसको पढ़ना ज़रूर है बच्चों। वैसे तो आप लोगों ने मेरा लेक्चर ये सुन लो, मैं रॉबिन से ही लेक्चर बनाती हूँ तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन एक दफ़ा पढ़ो जाके, फैक्टर्स को याद करना होगा, कोगुलेशन प्रोफाइल्स याद करनी होंगी बच्चों, ठीक है, कि फैक्टर 10 को 10A में किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, फैक्टर 12A में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये थोड़ा मेमोराइज करना होगा बच्चों। पाथवेज के नाम क्या हैं, जैसे फैक्टर 2 मैंने बताया उसको थ्रोम्बिन कहते हैं, 2A को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं और 2 को फैक्टर को हम 2A को हम थ्रोम्बिन कहते हैं। ये बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छे बच्चे हो, आई नो के साथ साथ पढ़ते रहोगे तो मसला नहीं होगा, एंड इंशाल्लाह यू हैव टू शो एक्सीलेंट रिजल्ट्स, ठीक है। आप लोगों को क्वेरी हो, किसी चीज़ में मसला हो, यू आर फील फ्री टू आस्क एंड यू हैव टू शो मी एक्सीलेंट रिजल्ट्स इंशाल्लाह, बिकॉज यू ऑल सीम टू बी वेरी गुड स्टूडेंट्स और मज़ा आता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में। जी बच्चे टाइम हो गया, ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है बच्चों सैटरडे को। अल्लाह हाफिज़।